नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपको 12th का बायोलॉजी का अध्ययन करा रहा हूं, जो ये मेरा तीसरा क्लास है। क्या है बाबू? तीसरा क्लास। इस क्लास में हम लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे, जो पहले दूसरे क्लास में सीखे थे उसके अलावा और कुछ सीखेंगे। जो पहला ही चैप्टर है हमारा जीवों में जन्म, उससे पहले आज सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमारे मुसलमान भाइयों का पर्व है ईद। इसलिए ईद का आपको हार्दिक 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 शुभकामनाएं। ठीक है, आपने इस पर्व को बहुत अच्छी तरह से मनाया होगा। मेरी तरफ से भी, मेरे संस्थान ड्रीम क्लासेस की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पर्व को बढ़िया से मनाएं, बढ़िया से इस पर्व को जो है अपने भाइयों के साथ बढ़िया से बिताएं। ठीक है, आज हम लोग जो है क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं इस क्लास के बारे में। क्या है बाबू? जीवों में जनन। जीवों में जनन हमारा यह चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने लैंगिक अलैंगिक जनन के बारे में देखा था। लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, ये सब चर्चा कर लिए थे। अलैंगिक जनन का प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे। अलैंगिक जनन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, यही सब जो है हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने 3 प्रकार लगभग पूरी तरह से कवर कर लिया था। क्या क्या पढ़ लिया था? जरा सा एक छोटा सा टॉपिक यहां पर देखते हैं, इधर कोना में। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मतलब कि जनन का वह प्रक्रम जिसमें जीव लैंगिक अंगों के सहायता से जनन ना करके किसी अन्य विधि से जनन की क्रिया को पूर्ण करता है, उसे ही हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें से हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, याद कीजिए। खंडन हम लोगों ने पढ़ लिया था। दूसरा, मुकुलन हम लोगों ने पढ़ लिया था। तीसरा, हम लोग कायिक प्रबंधन पढ़ लिए थे। आज हम लोग का चौथा चलेगा बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या है? बीजाणु जनन आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक और बचेगा, जो इसको भी हम लोग आज देखेंगे और आगे भी देखेंगे। चौथा, पांचवा, हमारा पांचवा बचेगा, एक और बचेगा हमारा। देख रहे हैं, पहला खंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा कायिक प्रबंधन और चौथा बीजाणु जनन और पांचवा पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन, इसके बारे में हम लोग जो है देखेंगे। इसको हम लोग रीजनरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रीजनरेशन, मतलब पुनः अपने आप को शरीर को जो है विकास करके। तो ये 2 टॉपिक हमारा बच गया था अलैंगिक जनन का। ये दोनों टॉपिक आज हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि बीजाणु जनन क्या होता। तो सीधा है बाबू परिभाषा, एकदम ज्यादा कुछ डीपली नहीं। हम बार बार एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि इसके परिभाषा को रटना नहीं है, बस समझना है। क्या है बीजाणु जनन? अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाला वह सजीव जीव जो अपने जैसा संतति का निर्माण बीजाणु के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं बाबू? बीजाणु के द्वारा अपने जैसा सजीव का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन। ये बीजाणु 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग चल बीजाणु और एक को कहते हैं हम लोग अचल बीजाणु। अचल बीजाणु, चल बीजाणु क्या है और अचल बीजाणु क्या है? अर्थात वैसा बीजाणु जो ये अपना स्थान परिवर्तन करके, अपना स्थान जो है परिवर्तन करके नर मादा के पास या मादा नर के पास जाकर के निषेचन की क्रिया को पूर्ण करता है, या कह सकते हैं जनन करता है, उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं? चल बीजाणु कहते हैं। जैसे इस प्रकार से होते हैं, एक छोटा सा जीव इस प्रकार से होता है, इसको हम लोग क्लेमाइडोमोनास कहते हैं। इस प्रकार से है ना,
ये देखिए, ये इस पर इसके माध्यम से ये क्या करता है, गति कर करके ये जो है अपना नया सजीव का निर्माण करता है। ये पहले जो है पूरी तरह से इसमें पैक रहता है, ये एक तरह से जब इसमें पूरी तरह से बीजाणु बन जाते हैं तो ये बीजाणु जो है फट करके बाहर निकल आते हैं प्रकार से सारे बीजाणु, और एक नए संतान के नए संतति का निर्माण करते हैं। तो ये चल बीजाणु का उदाहरण जो क्लेमाइडोमोनास, आप याद रखिएगा, छोटा सा उदाहरण, ठीक है। और एक इसी में एक और आता है फ्लैजेला, वो भी जो है इसी में आता है, जो हमारा बीजाणु जनन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा बीजाणु जनन का परिभाषा क्या क्लियर हुआ, कहने का मतलब है अलैंगिक जनन का वह प्रक्रम जिसमें नए संतति का निर्माण, जिसमें नए संतति का निर्माण बीजाणु के द्वारा करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में भी इस प्रकार से दे रखा है। इस प्रकार से ये छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं और ये जो है हवा के माध्यम से उड़ करके किसी दूसरे स्थानों पर जाकर के जो है नए संतति का निर्माण करते हैं। ये इस प्रकार से समझ रहे हैं ना। तो ये भी हमारा जो है चल बीजाणु के अंतर्गत ही आता है। ये चल बीजाणु और ये अचल बीजाणु दोनों प्रकार के जो है हमारे बीजाणु जनन में आते हैं, ठीक है। बीजाणु जनन का परिभाषा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या है? पुनरुद्भवन भी एक जनन का ही प्रक्रम है जिसमें अपने शरीर को क्या करता है, खंडित करके तीन भागों में, तीन बराबर बराबर भागों में बांट देता है, और जो भाग लुप्त होते हैं उस भाग से एक नए संतति का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। उस भाग से क्या होते हैं, एक नए संतति का निर्माण होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन क्या होता है? देखिए, पुनरुद्भवन एक छोटा सा जीव है, एक छोटा सा जीव है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से देखिए, एक छोटा सा जीव होता है। ये क्या होता है, पहले ये जब ये परिपक्व वयस्क की अवस्था में चला जाता है तो ये अपने जीव को तीन भागों में इस प्रकार से काट देता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये तीनों भाग जो है अलग हो जाते हैं इस प्रकार से, देख पा रहे हैं आप। इस प्रकार से ये पहला भाग, फर्स्ट स्टेप, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। ये तीन भागों में, तीन बराबर बराबर भागों में बट जाता है। और जो भाग इसके शरीर का, ये देख रहे हैं, ये पूरी परिपक्व जो है वह जीव है। ये क्या है, परिपक्व जीव है, लेकिन इस भाग में ये आधा भाग गायब है, नीचे वाला भाग पूरा गायब है ना बाबू। तो ये नीचे वाला भाग पूरा गायब होने के कारण ये क्या करता है, जो भाग इसका लुप्त होता है वो अपने आप विकास कर जाता है। क्या होता है, अपने आप जो है इसका, जैसे कि ये, इसको हम देखते हैं ध्यान से, इस प्रकार से इसका नीचे वाला भाग पूरी तरह से लुप्त है। तो ये क्या, जो लुप्त वाला भाग जो है अपने आप क्या होता है, इसका विकास कर जाता है। इस प्रकार से देखिए, जो भाग इसका लुप्त होता है वो भाग अपने आप जो है क्या होते हैं, विकास कर जाते हैं। अर्थात जो भाग इसके शरीर का नहीं है वह भाग रीजनरेशन के द्वारा पुनः विकास कर गया। क्या बाबू, पुनः विकास कर गया, और पुनः विकास कर जाने के कारण ही इसका नाम रख दिया गया क्या, पुनरुद्भवन जनन। क्या नाम रख दिया गया, पुनरुद्भवन अलैंगिक जनन, ठीक है। ये भी हमारा अलैंगिक जनन का ही एक भाग, ठीक है। जीव हम लोग देखते हैं दो प्रकार के होते हैं, एगो इस प्रकार से निर्माण हुआ, एक वो होता है जो पूरे शरीर का निर्माण कर देता है कटे हुए अंग से। लेकिन एक जीव ऐसे होते हैं जो पूरे शरीर को नहीं बना पाता, बल्कि जो अंग लुप्त होता है सिर्फ उसी को बना पाता है। जैसे बिछौती को आप लोग देखे होंगे, बिछौती का अगर पुच्छी कट जाता है तो बिछौती का जो नया का पुच्छी होता है वो पुनः उग जाता, रीजनरेशन कर जाता। हमारे शरीर में भी कई ये जो है त्वचा अगर छिल जाता है, त्वचा जो है कट जाते हैं, तो कट जाने के बाद पुनः वह जो है त्वचा फिर से उग जाते हैं, घाव जो हुआ भरा जाता है। तो वो हमारा रीजनरेशन नहीं हुआ, रीजनरेशन का एक माध्यम हुआ। जो इसमें ये अलग है, इसमें जीव का निर्माण हो रहा है और इसमें सिर्फ हमारे त्वचा बनते हैं, ठीक है। तो ये रीजनरेशन द्वारा हमारा इस प्रकार से
एक नए सजीव का निर्माण हो जाता है। समझ रहे हैं ना। तो अलैंगिक जनन का यही 2 भाग बचा हुआ था जो आज हम लोगों ने खत्म किया। फिर से एक बार, हमारा जो है अलैंगिक जनन के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार याद रखिएगा। खंडन, मुकुलन, कायिक प्रबंधन, बीजाणु जनन और पुनरुद्भवन, है ना। तो ये तीनों को हमने कल खत्म किया था। आज हमारा जो है ये दोनों खत्म हुआ, तो ये हमारा लगभग जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसमें अगर किसी प्रकार का समस्या होगा तो कमेंट करके जरूर भेजिएगा क्वेश्चन, उसका जो हम क्वेश्चन पढ़ करके आपको जो है सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं जनन के बारे में। ठीक है बाबू, जनन। तो जनन में हम लोगों ने देखा था लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हम लोगों ने देखा था, तो याद कीजिए लैंगिक जनन में दो प्रकार के जीव भाग ले रहे थे। कितने प्रकार के जीव भाग ले रहे थे? 2 प्रकार के जीव भाग ले रहे थे। एक हमारा था नर और एक हमारा था मादा। एक हमारा था नर और एक हमारा क्या था? मादा था। कहने का मतलब है लैंगिक जनन प्रक्रम वह प्रक्रम था जिसमें जीव अपने जैसा संतति का निर्माण लैंगिक अंगों के मदद से कर रहा था, तो वह हमारा लैंगिक जनन कहलाता था। इसमें 2 प्रकार के जीव भाग ले रहे थे, एक नर और एक मादा। तो जनन की क्रिया में भाग लेने के लिए जनन की पहले हम समझ लेते हैं कि जनन की कुछ घटनाएं होती है। क्या होता है बाबू? जनन की घटनाएं होती है, इवेंट्स होता है, रिप्रोडक्शन इवेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स। वो क्या है? तो लैंगिक जनन की मुख्यतः 3 घटना होती है। लैंगिक जनन की घटनाएं, ठीक है बाबू, घटनाएं। लैंगिक जनन की क्या? घटनाएं। घटना मतलब कि इवेंट्स, मतलब कि लैंगिक जनन को पूर्ण करने के लिए कुछ जो है समस्याएं, कुछ जो है परिस्थितियां होती है। तो वो क्या होता है कि लैंगिक जनन को, जितने भी लैंगिक जनन को क्रिया को पूर्ण करते हैं जीव, उनके शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, उनके शरीर में कुछ न कुछ डेवलपमेंट होते हैं। वो होता है लैंगिक जनन की घटना के अंतर्गत उसको पढ़ते हैं। तो इसका 3 घटना है। कौन कौन? पहला है निषेचन के पूर्व घटना। निषेचन के पूर्व घटना। दूसरा है बाबू निषेचन, और तीसरा है बाबू निषेचन के पार्श्व घटना। क्या बाबू? निषेचन के पार्श्व घटना। समझिए यहां ध्यान से, कहने का मतलब है निषेचन के पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन के बाद की घटना। सीधा सीधी समझिए, निषेचन की पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन की बाद की घटना। निषेचन की पूर्व घटना में क्या होता है? तो निषेचन की पूर्व घटना में जीवों का शरीर का अवस्था होता। जैसे एक मानव की अगर चर्चा करें तो मानव के जीवन का मुख्य रूप से 3 अवस्था है। ऐसे तो बहुत सारे अवस्था है, लेकिन मुख्य रूप से 3 अवस्था यहां पढ़िए। कौन कौन? पहला शैशवावस्था, जो हमें बच्चे के रूप में मिलता है, जो बच्चे के रूप में उसका अवस्था होता है, उसी को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। दूसरा हमारा जो है वह किशोर अवस्था कह सकते हैं या जनन अवस्था कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना बाबू? क्या कहते हैं? जनन अवस्था कहते हैं। और तीसरा जो मुख्य अवस्था है वो है उसका जिन्ना अवस्था या मरण अवस्था, मृत्यु अवस्था। कहने का मतलब है जन्म के बाद की जो अवस्था होती है उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। और जन्म से बाद, शैशवावस्था के बाद की जो अवस्था होती है उसको हम लोग जो है किशोर अवस्था कहते हैं। तो किशोर अवस्था में शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं? तब किशोर अवस्था में ही आदमी का, मनुष्य का, जीवों का शरीर का डेवलपमेंट होता है। उस डेवलपमेंट में क्या होता है? तो उसके शरीर में युग्मक बनते हैं।
युग्मक बनते हैं कहाँ? तो युग्मक बनते हैं उसके जननांगों में। मोछ दाढ़ी का उग निकल आना, आवाज भारी हो जाना, है ना, ये सब जो अवस्थाएं में परिवर्तन होता है वो सब किस अवस्था में? तो किशोर अवस्था में होता है। किसमें होता है बाबू? किशोर अवस्था में होता है, जो लैंगिक जनन के पूर्व घटना है, मतलब निषेचन के पहले की घटना है। ये जो अवस्था होती है वह निषेचन की पहले की घटना है। तो निषेचन की पहले की घटना में जीवों में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। निषेचन की पूर्व घटना में निषेचन के पूर्व घटना में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उसका दो अवस्था होता है, हालांकि पादप का भी दो अवस्था होता है। पादप का दो अवस्था कौन कौन होता है? एक को हम लोग बोलते हैं उसका कायिक भाग, और पादप का दूसरा भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जनक भाग या जनिक भाग। कायिक भाग में आता है उसका तना, जड़, ये सब जो उसके कायिक भाग में आते हैं। जन्म के भाग में आता है उसका कौन? उसका पुष्प, ये जो उसका भाग बटा गया है। ठीक है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, पहले निषेचन की पूर्व के बाद जीवों में देख लेते हैं। तो जीवों में जो निषेचन की पूर्व की जो घटना होती है वह मुख्य रूप से तीन अवस्था होता है। कौन कौन? पहला शैशवावस्था, दूसरा जो महत्वपूर्ण है उसे हम लोग किशोर अवस्था कहते हैं, और तीसरा जिन्नावस्था। ठीक है, यही तीन को याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे किशोर अवस्था के बारे में, शैशवावस्था के बारे में यहाँ पढ़ना नहीं है। निषेचन की पूर्व घटना में किसके बारे में? तो किशोर अवस्था के बारे में। तो किशोर अवस्था में जीवों में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो उनके शरीर का डेवलपमेंट होता है, उनके शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं। जनन हार्मोन का जो है निर्माण होता है, और जनन हार्मोन के साथ साथ जो है उसमें कई प्रकार के जो है अंतरूनी हार्मोन, जिसको हम लोग जनन हार्मोन कहते हैं, उसका निर्माण होता है। तो कहने का मतलब है कोई भी जीव में जनन हार्मोन एक्टिवेट हो गया, इसका पता कैसे चलता है? तो इसका पता चलता है दो प्रकार के चक्र से। जैसे एक को हम लोग बोलते हैं मध चक्र, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं ऋतुस्रव चक्र। ऋतुस्रव चक्र, ऋतुस्रव चक्र क्या है? मध चक्र और ऋतुस्रव चक्र, ये समझिए, ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में बनता है। ठीक है ना? मध चक्र क्या है? कहने का मतलब मध चक्र उन मादाओं के ऊपर होता है जो जनन अंग एक्टिवेट हो जाने का एक पहचान होता है। कहने का मतलब है मध चक्र वो ऐसे जीवों में होता है, वैसे मादाओं में, स्तनधारी मादाओं में होता है जो प्रायः नन प्राइमेट होते हैं। क्या होते हैं बाबू? नन प्राइमेट होते हैं। तो सीधा सीधी मध चक्र का परिभाषा क्या हो गया? नन प्राइमेट जीवों में, नन प्राइमेट जीवों में इसको नीचे लिख देते हैं। नन प्राइमेट जीवों में होने वाला मासिक चक्र को ही मध चक्र कहते हैं। इसका परिभाषा आपके बोर्ड में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। छोटा सा बात क्या कि हम पढ़ क्या रहे हैं? निषेचन की पूर्व घटना। निषेचन की पूर्व घटना मतलब कि निषेचन के पहले जीवों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो निषेचन के पहले जीवों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिसको हम लोग तीन अवस्था में बांटते हैं। कितने अवस्था में? तीन अवस्था में। वह हमारा शैशवावस्था, किशोर अवस्था और जिन्नावस्था। शैशवावस्था जो बालक शिशु का अवस्था होता है, किशोर अवस्था जो उसकी वयस्क युवा की अवस्था होती है। तो ये इसी युवा अवस्था में जीवों में उसकी जनन अवस्था प्रारंभ होने का कुछ पहचान होता है। समझ रहे हैं बाबू? क्या होता है? कुछ पहचान होता है। वो पहचान क्या होता है?
तो जीव दो प्रकार के हम लोग देखते हैं, वैसा जीव जिसमें जनन अवस्था पता निकलता है लेकिन पता नहीं चलता, तो वैसे जीव को हम लोग नन प्राइमेट जीव को अंतर्गत रखते हैं, ठीक है ना। जैसे बकरी, ये सब नन प्राइमेट जीव है। सॉरी, ककड़ी लिखा गया है। क्या बाबू? बकरी है ना। दूसरा गाय, दूसरा गधा या गधी कह सकते हैं। ये सब स्तनपायी जीव है जो बच्चे को जन्म देता है, ठीक है ना। तो इन सबों में भी जनन अवस्था शुरू होने के पश्चात कुछ न कुछ जो है लक्षण प्रदर्शित होता है, जो हम लोग को नजर नहीं आता है लेकिन वो उसके शरीर में होता है। वो जो उसके शरीर में जो जनन अवस्था शुरू होने के पश्चात जो चक्र प्रारंभ होते हैं, उस चक्र को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज? मध चक्र। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। मध चक्र क्या परिभाषा मैंने बताया? नन प्राइमेट जीवों में होने वाला मासिक चक्र को ही मध चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मध चक्र कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या था? तो दूसरा हमारा था ऋतुस्रव चक्र। ऋतुस्रव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हम लोग ओस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, इसको ओसी कहते हैं, इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, एमसी कहा जाता है, ठीक है ना। ये चक्र, ये भी जनन के पूर्व अवस्था है। जनन किसी जीवों में जनन की क्रिया शुरू हो गया है, जनन हार्मोन एक्टिवेट हो गए हैं, जनन का हार्मोन क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। इसका पहचान कैसे चलता है? इसका पहचान चलता है चक्र से, है ना बाबू, मासिक चक्र से, जो महीनवारी के रूप में होता है। तो बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो नन प्राइमेट है, उनमें भी चक्र चलता है, तो उसको हम लोग मध चक्र कहते हैं। और जो जीव प्राइमेट होते हैं, क्या होते हैं? प्राइमेट होते हैं, तो उसमें भी ये मासिक चक्र होता है, उस चक्र को हम लोग बोलते हैं ऋतुस्रव चक्र। इन दोनों के बारे में फिर से हम थर्ड चैप्टर में अध्ययन करेंगे, बस अभी हल्का सा छोटा मोटा ध्यान दे रहे हैं। ऋतुस्रव चक्र क्या है? ऋतुस्रव चक्र अर्थात प्राइमेट जीवों में, प्राइमेट जीवों में होने वाला मासिक चक्र को, मासिक चक्र को ही ऋतुस्रव चक्र कहते हैं। ऋतुस्रव चक्र कहते हैं। ध्यान से समझिए परिभाषा को, हालांकि इसके परिभाषा को फिर से देखेंगे लेकिन वहां दूसरे प्रकार का परिभाषा देखेंगे। ये हमारा पहला चैप्टर का परिभाषा, ठीक है ना, छोटा सा परिभाषा है, सीधा सीधी बस ये समझना है कि मासिक चक्र किसी जीवों में ये जनन अवस्था जीव में प्रारंभ हो गया, ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है चक्र से, मासिक चक्र से। क्या से बाबू? मासिक चक्र से, मासिक चक्र से, ठीक है ना। ये मासिक चक्र जीव के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं मध चक्र, एक को हम लोग बोलते हैं ऋतुस्रव चक्र। मध चक्र वैसे जीवों में होता है जो नन प्राइमेट होते हैं, उसे हम लोग मध चक्र कहते हैं। और ऋतुस्रव चक्र या मासिक चक्र या आर्तव चक्र इसी को कहते हैं, या महीनवारी भी इसको कहा जाता है। वैसे जीव जो प्राइमेट जीव होते हैं उसमें जो मासिक चक्र होता है उसे हम लोग कहते हैं ऋतुस्रव चक्र। क्लियर? इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल पूछता है आपका बोर्ड। क्या हो गया? तो सबसे पहले तो मनुष्य हो गया, ठीक है बाबू, मनुष्य हो गया, बंदर हो गया और हमारा चिंपैंजी हो गया, चिंपैंजी हो गया। ये जो तीन उदाहरण आपके बोर्ड में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट, कि मासिक चक्र में निम्नलिखित में से किसमें मासिक चक्र होता है। चार गो ऑप्शन आपको दिया रहेगा, बकरी, गाय, गधा और चिंपैंजी, तो उसमें आपको चिंपैंजी आंसर मारना, ठीक है बाबू। हम लोग जो है फिर जब क्वेश्चन को देखेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन को देखेंगे,
जो है वहां हम लोग उसके बारे में फिर अध्ययन करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछता है आपका बोर्ड। ठीक है ना, तो यहां तक समझ में आ गया? ना बाबू, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लैंगिक जनन का जो अवस्था होता उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। लैंगिक जनन प्रारंभ हो गया है, वो कैसे पता चलता है, तो उसके बारे में हम लोग ने देख लिया है ना। अब हमारा जो युग्मक होता है, जैसे कि जीव भाग लेता है दो गो, अभी हम शुरू में चर्चा किए थे कि लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? दो जीव भाग लेते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं नर और एक को हम लोग बोलते हैं मादा। क्या कहते हैं बाबू? मादा कहते हैं, मेल और फीमेल। हमारा लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, मेल और फीमेल। तो ये दोनों भाग लेकर के आखिर करता क्या है? तो बउआ ये ध्यान दीजिए, नर जो है एक प्रकार का युग्मक बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नर युग्मक। क्या कहते हैं बाबू? नर युग्मक कहते हैं, नर युग्मक। और मादा जो युग्मक बनाता है उसको हम लोग कहते हैं मादा युग्मक। अब देखिए युग्मक ये शब्द आया, अब ये युग्मक क्या है? युग्मक ये शब्द आया, ये युग्मक क्या है? तो पहले हम लोग युग्मक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। युग्मक लैंगिक जनन में भाग लेने वाला महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना होती है। क्या मैंने बताया? ध्यान से समझिए, लैंगिक जनन में भाग लेने वाला महत्वपूर्ण एक कोशिकीय संरचना होती है, जिसे हम लोग युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमीट। गैमीट याद रखिएगा, गैमीट युग्मक। इसका परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, एकदम भूलिएगा नहीं, क्योंकि यही हमारा जो है प्रमुख पॉइंट है, जो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, चारों चैप्टर में जो है इसके बारे में जानना है। लेकिन वहां इसका परिभाषा नहीं दे रखा है, सिर्फ यहां आपको इसके बारे में पढ़ना है। युग्मक है क्या? तो युग्मक वैसा संरचना है जो लैंगिक जनन में, क्या बाबू? लैंगिक जनन में भाग लेकर के एक नए संतति को बनाता है। यही वह चीज है बउआ, यही वह चीज है जो लैंगिक जनन में भाग लेता है और एक नए जीव को बना देता है। ये एक कोशिकीय संरचना होते हैं। ठीक है ना, तो इसका परिभाषा ध्यान से समझिएगा। युग्मक किसे कहते हैं? तो लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में भाग लेने वाला एक कोशिकीय संरचना होता है। जो नए संतति को, देखिए यहां लिख दे रहे हैं दूसरा कलम से, नए संतति को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। महत्वपूर्ण योगदान देता है। ध्यान से समझिए, क्या मैंने बताया? युग्मक क्या है, गैमीट्स क्या है, गैमीट क्या है? गैमीट एक कोशिकीय संरचना है जो लैंगिक जनन में, किसमें बाबू? लैंगिक जनन में भाग लेकर के एक नए संतति को बनाता है। यही वह संरचना है जो लैंगिक जनन में भाग लेता है और नए संतति को बनाता है। इस युग्मक के आधार पर, युग्मक जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बउआ जी? ध्यान से सुनिएगा, युग्मक 3 प्रकार के होते हैं जीवों में। युग्मक का प्रकार कौन कौन भैया? तो पहला समयुग्मक। समयुग्मक वैसा युग्मक जो
आकार संरचना में समान होते हैं। आप पता नहीं लगा पाइएगा कि कौन नर का युग्मक है और कौन मादा का युग्मक है। समझ रहे? जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा समझिए। देखिए यहां दिखाई दे रहा है ना, हाँ जना रहा है, ये और ये देखिए, ये दोनों युग्मक है। किसका कौन है, नर का कौन है, मादा के, हमको नहीं पता है। आप हमको सोचकर बताइए। दूसरा बना रहे हैं, ये पहला कंडीशन है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ। पहला कंडीशन जरा सा इधर बनाते हैं, ज्यादा इधर हो गया। पहला कंडीशन ये और एक ये हमारा ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन समझिएगा, यहां ये हमारा एक युग्मक है, ठीक है, इसमें हमारा एक और युग्मक है, इस प्रकार से। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन समझिएगा, तीसरा कंडीशन समझिएगा, एक युग्मक ये है और एक युग्मक हमारा ये है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन नर युग्मक है और कौन मादा युग्मक है। नहीं समझ में आ गया होगा। जैसे हमारा जो अगर नीचे वाला देख रहे हैं तो ये क्या है, शुक्राणु है। क्या है बाबू, शुक्राणु है, जो किसमें बनता है, नर में बनता है, मनुष्य में बनता है ना। तो ये हो गया हमारा मादा युग्मक और ये हमारा हो गया नर युग्मक। कहने का मतलब है वैसा युग्मक जो आकृति, आकार और संरचना में अपने विरोधी युग्मक के समान होते हैं। कुछ अंतर नहीं समझ में आएगा, एक कट्टी भी नहीं। तो अगर ऐसा युग्मक आपको दिखाई दे तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, समयुग्मक। क्या कहते हैं बाबू, समयुग्मक कहते हैं इसको हम लोग। ये हमारा हो गया समयुग्मक, ठीक है। और दूसरा हमारा है असमयुग्मक। असमयुग्मक जो इस बार बिहार बोर्ड में आपका इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसी से क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब बच्चा डीपली नहीं पढ़ेगा तो कैसे बनाएगा, समझ रहे हैं ना। और बच्चा बोल रहा है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन था इस बार बायोलॉजी का बिहार बोर्ड का, जबकि जो है इसी से क्वेश्चन था, है ना। लिखा हुआ था हमारा कि एनआइसोगैमेट्स क्या है, तो एनआइसोगैमेट्स यही तो है वैसा युग्मक, समझ रहे हैं बाबू, वैसा युग्मक जो आकृति में और आकार में भिन्न हो। क्या हो, आकृति में सॉरी सेम हो परंतु आकार में भिन्न हो। आकृति में सेम हो, दोनों गोल गोल है परंतु आकार में भिन्न है, एगो बड़ा है एगो छोटा है। ऐसे युग्मक को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, आसम युग्मक। जो यहाँ एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सभी एग्जाम्पल जो है वह कवक का है, समझ रहे हैं ना। और तीसरा हमारा विषम युग्मक। क्या बाबू, विषम युग्मक। विषम युग्मक हमारा है तीसरा, विषम युग्मक अर्थात वैसा युग्मक जो आकृति और आकार दोनों में भिन्न हो, कुछो नहीं मिले, समझ रहे हैं ना। ऐसे युग्मक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, विषम युग्मक, समझ रहे हैं ना। ये हमारा यही 3 प्रकार के युग्मक के आधार पर जीव होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया, आगे समझ में सबको, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये युग्मक हमारा खत्म। हमने क्या क्या पढ़ लिए, ध्यान से समझिए। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, पहला जो निषेचन की पूर्व घटना में मधुचक्र, निषेचन की पूर्व घटना में किसी जीव में निषेचन की क्रिया प्रारंभ होगी, ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलता है जनन चक्र के द्वारा, समझ रहे ना बाबू, जनन चक्र के द्वारा। ये जनन चक्र मासिक चक्र 2 भागों में बांटा गया है, मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र, ये 2 भागों में हो गया। दोनों का वर्णन कर दिए, दोनों का एग्जाम्पल लिखा दिए। अब जनन अवस्था प्रारंभ करने के पश्चात जो है जीव में युग्मक बनता, युग्मक ही वह संरचना है जो निषेचन क्रिया में भाग लेकर के नए संतति को बनाता है। युग्मक के आधार पर जीव कितने प्रकार के, सॉरी युग्मक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, समयुग्मक, असमयुग्मक और विषम युग्मक। अब इस युग्मक में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। पॉइंट को पकड़िएगा, युग्मक में क्या होते हैं बाबू, गुणसूत्र होते हैं।
यही गुणसूत्र जो होता है वो आगे निषेचन की क्रिया में भाग लेता है। जैसे हम एक को उदाहरण पकड़ते हैं मानव का, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? चलिए आते हैं, मानव के उदाहरण लेते हैं। मानव में भी लैंगिक जनन होता है, ये सबको मालूम है। मानव में कैसे जनन होते हैं? लैंगिक जनन होते हैं। मानव में भी दो प्रकार के जीव भाग लेते हैं जनन में। जब लैंगिक जनन हो रहा है तो दो प्रकार के जीव तो जरूर भाग लेगा। एगो होता है नर और एगो होता है मादा। क्या होते हैं बाबू? एगो होता है नर और एगो होता है मादा। ठीक है, इसमें जो युग्मक बनता है इसका, वो कहां बनता है? तो बनता है वृषण में। कहां बनता है बाबू? वृषण में, जो शरीर से बाहर होता है। कहां होता है? शरीर से बाहर होता है। और मादा में जो युग्मक बनता है वो बनता है अंडाशय में। अंडाशय में बनता है। इसमें जो युग्मक बनते हैं वो कहां बनते हैं? वृषण में। इसमें जो युग्मक बनते हैं वो कहां बनते हैं? अंडाशय में। तो ये वृषण में आखिर क्या होता है? वृषण में बाबू ये जो हमारे शुक्र जनन कोशिका होती है, शुक्र जनन कोशिका जो होती है वो अर्धसूत्री विभाजन करके एक इस प्रकार के संरचना का निर्माण कर देता है, जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु। अब अंडाशय में भी इस प्रकार से अंड जनन प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा? अंड जनन प्रक्रिया। इसमें हमारा शुक्र जनन प्रक्रिया, इसमें हमारा अंड जनन प्रक्रिया के द्वारा जो है अंडाणु का निर्माण करता है, जो इस प्रकार के संरचना होते हैं, है ना। अंडाशय में अंडाणु बना और वृषण में शुक्राणु बना। यही दोनों आगे चल करके भाग लेता है कहां? मादा के फ्लोपियन ट्यूब में, अर्थात अंडवाहिनी में, जो निषेचन की क्रिया को पूर्ण करता है। ठीक है, तो ये इसमें आखिर क्या है? इसके युग्मक में, ये युग्मक है, इसको हम लोग युग्मक कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? इसको युग्मक कहते हैं। और इसको भी हम लोग युग्मक कहते हैं, लेकिन इसका युग्मक को हम लोग बोलते हैं नर युग्मक और इसके युग्मक को हम लोग बोलते हैं मादा युग्मक, लेकिन है दोनों युग्मक। ये हमारा मेल गैमीट्स, ये हमारा फीमेल गैमीट्स। तो आखिर इसमें वैसी कौन सी संरचना है जो युग्मक भाग लेकर के एक नर में, हम लोग जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि नर में जो है कुल 46 गो गुणसूत्र होते हैं। नर हो या मादा हो, इन दोनों में 46 गो गुणसूत्र होते हैं। तो जो आगे संतान पैदा होता है, जो आगे संतान पैदा होता है उसमें 92 गो गुणसूत्र होगा या नहीं होगा? उसमें 92 गो गुणसूत्र होगा। क्यों? क्योंकि नर का 46 गो है और मादा का 46 गो है, तो 92 गो होना चाहिए। अब आगे और संतति बनेगा तो वह 92 गो फिर नर का, फिर 92 गो मादा का, इस प्रकार से बढ़ते जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। नर हो चाहे तो मादा हो, सब में अगर उसके कोशिका का अध्ययन किया जाएगा तो उसमें मात्र 46 गो गुणसूत्र ही दिखाई देते हैं। तो भैया ये ऐसे होता कैसे है? बउआ ये होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा। समझ रहे हैं ना बात को? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा, मतलब कि इसमें ये जो युग्मक बना वृषण में वो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा बनता है, जिससे इसमें कुल 23 गो गुणसूत्र आ पाता है। कितना आ पाता है? 23 गो गुणसूत्र आ पाते हैं। समझ रहे हैं बाबू? ये बड़ा सा बनाते हैं, इसमें मात्र 23 गो ही गुणसूत्र आ पाते हैं। और ये जो मादा युग्मक है इसमें भी इस प्रकार से जो है, इसमें भी इस प्रकार के संरचना होते हैं, जो इसमें भी मात्र 23 गो गुणसूत्र आ पाता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इसमें भी होता है और अर्धसूत्री विभाजन इसमें भी होता है। यही संरचना आगे चल करके एक दूसरे से मिलते हैं तो जा करके युग्मनज मतलब जायगोट में कुल 46 गो गुणसूत्रीय संरचना होते हैं। चाहे हम हो चाहे कोई भी पृथ्वी पर मानव हो, सब में कुल 46 गो गुणसूत्र ही होता है। कितना? 92 गो नहीं होता। ये गलत बात है। ठीक है ना बाबू? कैसे हुआ ये भी मैं आपको समझा दिया हूं, और कैसे आगे होने वाला ये भी हम लोग जो है 3rd चैप्टर में पुनः इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बस अभी एक छोटा सा चीज और समझना है कि युग्मक जो होते हैं
वह जीवों में कितना कितना होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अगुणित संरचना। क्या बोलते हैं? अगुणित संरचना। अगुणित संरचना इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना बाबू। और इसको जो कहते हैं इसको भी हमारा अगुणित संरचना है, अगुणित संरचना। और ये जो हमारा है बउआ, इसको हम लोग कहते हैं द्विगुणित संरचना। द्विगुणित संरचना क्या कहते हैं बाबू? द्विगुणित संरचना। ये देखिए अगुणित संरचना, अगुणित संरचना मिल करके बनाया द्विगुणित संरचना। इसको हम लोग जो है अगुणित संरचना को n से सूचित करते हैं, इसको भी हम लोग n से सूचित करते हैं, और इसको हम लोग सूचित कर देते हैं कुछ से 2n से। क्या चीज से बाबू? 2n से। अब देखिए इसी के अनुसार से हम छोटा सा एक लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, ठीक ने। उस आधार पर उसको जो है आपको एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, उस आधार पर उसको जो है आपको भरना है, ठीक है। देखिए यहां ध्यान से देख रहे हैं, यहां देखिए ये हमारा अर्धसूत्रियों, क्या लिखा हुआ है? अर्धसूत्राणुओं क्रोमोसोम्स में द्विगुणित 2n दिखाई दे रहा बाबू? द्विगुणित 2n ये संरचना। तो वाइट वो भी है, ये भी है, इसलिए इसको जो ऐसा दूसरा कलर से लिखते हैं, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है देखिए यहां ध्यान से 2n और गुणसूत्रों की संख्या तथा कुल जीवों में आगुणित मतलब n, आगुणित मतलब n संख्या को रिक्त स्थानों को भरना है। अब देखिए मनुष्य में दे रखा है पहला 2n, गुणसूत्र की संख्या कितना है? तो 46 है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें कितना होगा? तो भरा हुआ था ये 23 होगा। उसी प्रकार से घरेलू मक्खी में कुल दे रखा है 12, तो यहाँ कितना होगा? यहाँ सीधा सीधी छो हो जाएगा। सब बस इसका आधा कर देना है। क्या कर देना है? आधा कर देना है। आप बताइए चूहा का कितना होगा? यहाँ देखिए 21 दे रखा है। क्या दे रखा है? n दे रखा है। n मतलब 21, मतलब आगुणित संरचना। तो 2n कितना हो जाएगा बउआ? 21 दूनी 42। कितना बउआ? 21 दूनी 42। बात खत्म। उसी प्रकार से कुत्ता का दे रखा है, कुत्ता का कितना दे रखा है? 78 दे रखा है। 78 क्या है? 2n संरचना है। तो n संरचना कितना होगा? तो बस इसका आधा कर दीजिए। कितना कर दीजिए? इसका आधा कर दीजिए। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? बस सीधा सीधे अगर नहीं समझ में आ रहा है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा सीधी आपको भागा देने तो आता ही होगा। नहीं जी, भागा देने तो जरूर आता होगा। बस इसको जो है भागा दे देना है। इसको अगर हम भागा दे देंगे तो हमें जो है साफ साफ पता चल जाएगा कि कितना होता है। चलिए इसको हम भागा दे दिए, 3 दूनी 6 हो गया, कट गया। यहाँ हमारा कट गया सीधा सीधी। कितना आ गया? मैथ का छोटा सा टॉपिक था, है ना। बायोलॉजी पढ़ने वाला बच्चा मैथ नहीं जानता ऐसा बात नहीं है। बायोलॉजी में भी छोटा मोटी मैथ आता, आगे भी आएगा। तो ये सीधा सीधी हमारा कितना हो गया? 39। है ना बाबू? सीधा सीधी ये हमारा युग्मकों गुणसूत्र की संख्या कितना है? 19 है। तो 19 दूनी 38 हमारा बिल्ली का हो जाएगा। ये हमारा फल मक्खी का 8 है तो 16 हो जाएगा। ये हमारा जो है ये ओफियोग्लोसम है ना, एक छोटा सा जीव है जो काफी, इसमें बहुत ज्यादा n गुणसूत्र की संख्या होती है, ठीक है ना। इसमें हो जाएगा 1260, ठीक है ना। गुना कर देना 2 से। ये हमारा सेब में 34 गो है, ये हमारा 17 हो जाएगा सीधा सीधी। ये 12 दिया हुआ धान में, इसका जो है 2n गुणसूत्र की संख्या 24 हो जाएगा। मक्का में 20 दिया हुआ है तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। ये 24 दिया हुआ आलू में, सीधा सीधी 12 दूनी 24 दूनी 48 हो जाएगा। सॉरी यहाँ जरा सा गलती हो गया। ये देखिए यहाँ 20 है 2n गुणसूत्र की संख्या, तो n कितना हो जाएगा? इसका आधा ना होगा बाबू? कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आलू हो गया। यहाँ तितली में दिया हुआ 380, 380 का इसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा?
सीधा हो जाएगा, है ना बाबू। यहाँ हमारा प्याज का दे रखा है n गुणसूत्र की संख्या 8, इसका सीधा सीधा 2 गुना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा पूरा संरचना भरा गया ना बाबू। तो ये हमारा क्या है, आगुणित संरचना क्या होते हैं और द्विगुणित संरचना क्या होते हैं। तो युग्मक, जब गुणसूत्र का निर्माण, जब किसी प्रकार का युग्मक का निर्माण जननांग में होता है तो वह हमेशा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होने के कारण जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आगुणित संरचना बोलते हैं। और जब वो आगुणित संरचना किसी जीव के युग्मक के साथ मिलता है तो वो बना देता है द्विगुणित संरचना। ये छोटा सा परिभाषा, ये छोटा सा जो टॉपिक, इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसको आप जरूर के जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा युग्मक का संरचना हो गया। अब हम लोग जो है युग्मक हम लोग बना लिए, युग्मक क्या किए हम सब बना लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं निषेचन की क्रिया। हमारा निषेचन के पहले की क्रिया में यही 3 को संरचना होता। क्या क्या हुआ, पहले युग्म, पहले शरीर का विकास हुआ, शरीर के विकास होने के पश्चात युग्मक बना, युग्मक बनाने होने के युग्मक बनने के पश्चात जो है निषेचन की जो है कुछ अवस्थाएं होती है, जननांग का कुछ अवस्थाएं होती हैं, उसका डेवलपमेंट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे निषेचन। क्या हुआ, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, है ना। निषेचन क्या है, अर्थात निषेचन का परिभाषा आपको आज नहीं बल्कि आने वाला हर एक समय में काम देगा। ठीक है ना, इसलिए इसके परिभाषा को कभी इग्नोर मत कीजिएगा और कभी भूलिएगा मत। क्या निषेचन किसे कहते हैं, सीधा सीधी याद रखना एकदम। एक लाइन इतना बढ़िया परिभाषा आपको बताएंगे कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या निषेचन किसे कहते हैं, तो नर युग्मक का मादा युग्मक से निश्चित स्थानों पर संलयन करने की क्रिया। क्या बाबू, संलयन करने की क्रिया निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। क्या मैंने बताया, एकदम एक लाइन में याद। नर युग्मक, चाहे कोई भी नर हो, नर युग्मक का मादा युग्मक से निश्चित स्थानों पर जब मिलन होता है ये दोनों का, उन्हीं दोनों के मिलने की क्रिया को ही हम लोग निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं मनुष्य का। मनुष्य में नर में क्या बनता है बुआ, तो नर में बनता है शुक्राणु और मादा में क्या बनता है बाबू, तो मादा में बनता है अंडाणु। इन दोनों का ये देखिए, ये चीज और याद रखिएगा, ये जो होता है नर युग्मक हमेशा चल होता है। क्या होता है, चल होता है। और ये जो होता है हमेशा अचल होता है, मतलब ये चलता नहीं है, ये गति करके इसके पास पहुंचता है, ना कि ये गति करके इसके पास पहुंचता है। समझ रहे ना, तो ये युग्मक चलते हैं और चल करके मादा के फ्लोपियन ट्यूब के पास, मादा के अंड वाहिनी के पास पहुंच करके इस प्रकार का संरचना बनाते हैं जो 2n होता है बाबू। ये युग्मक और ये युग्मक, इन दोनों का मिलन हुआ, संलयन हुआ, जिसे को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन की क्रिया में, ये निषेचन की क्रिया में क्या बनाता है, तो ये युग्मक है, ये भी युग्मक है, ये दोनों युग्मक मिलकर के क्या बनाया, युग्मनज बनाया। इस संरचना को, इस कोशिकीय संरचना को युग्मक बोलते हैं। ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इस संरचना को भी हम लोग युग्मक बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन इस संरचना को युग्मक ना बोल करके क्या बोल देते हैं, युग्मनज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मनज। युग्मनज मतलब सीधा सीधी आपके एग्जाम में दिया हो रहा था जायगोट। समझ रहे बाबू, जायगोट, ये जायगोट संरचना है। अर्थात
ये भी एक कोशिकीय संरचना, 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 लेकिन ये एक कोशिकीय संरचना लगातार विभाजन करके बहुकोशिकीय संरचना में बदल जाते हैं, और वह बहुकोशिकीय संरचना आगे चल करके भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, भ्रूण आगे चल करके शिशु में परिवर्तित हो जाता है, और एक जो है शिशु का निर्माण कुछ समय के बाद हो जाता है। ठीक है ना बाबू, इतना तक समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग देख लिए थे, ये सब संरचना हम पढ़ लिए थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। अब निषेचन तो हो गया, निषेचन की क्रिया संपन्न हो गई, तो हम लोग लैंगिक जनन की 3 घटना देखें। कौन कौन? निषेचन के पूर्व घटना, निषेचन, अब हम लोग पढ़ेंगे निषेचन की बाद की घटना, है ना बाबू। तो निषेचन की बाद की घटना में क्या होता है, आज हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर ही छोड़ेंगे, है ना। निषेचन के बाद की घटना, क्या होता है निषेचन की बाद की घटना? निषेचन की बाद मतलब निषेचन के बाद युग्मक बना, युग्मक से युग्मनज बना, युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। तो ये याद रखिएगा, एक छोटा सा परिभाषा क्या? भ्रूणो उद्भव का, भ्रूणो उद्भव, ठीक है ना बाबू। भ्रूणो उद्भव किसे कहते हैं? तो सीधा सीधी हम लोगों ने अभी देखा क्या चीज कि नर युग्मक, क्या बाबू? नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिला, मादा युग्मक के साथ मिला, तो नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलने के पश्चात क्या बनाया? युग्मनज बनाया। क्या बनाया? युग्मनज बनाया। ये युग्मनज आगे चल करके ये 2 कोशिकीय, यहां दिखाई दे रहा है, ये 2 कोशिकीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है आगे चल करके। ये इस प्रकार से लगातार समसूत्री विभाजन होता है, लगातार समसूत्री विभाजन होते जाता है। और ये समसूत्री विभाजन मतलब कि निषेचन अगर आज 11 तारीख का हुआ तो लगभग 18 तारीख को एक कोशिकीय संरचना आगे 264 कोशिकीय संरचना में बदल जाता है। कैसे? यहां देखो, ये 2 कोशिकीय संरचना में बदल गया, 2 कोशिकीय से लगातार ये 4 कोशिकीय संरचना में बदल जाता है, 4 से 8 एकदम दुगना में वृद्धि करता है बहुत तेजी से, और वो धीरे धीरे गति भी करते जाता है, और गति कर करके जाकर के अपरा में, गर्भाशय में रोपित हो जाता है। मनुष्य की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, है ना बाबू। 128 से 200 कितना हुआ? 56, 256, ये 256 कोशिका में बदल जाता है, लगातार विभाजन करते जाता है। तो इसके संरचना को, इस यहां से यहां तक संरचना को हम लोग बोलते हैं तूतक। क्या बोलते हैं बाबू? तूतक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में ब्लास्टोमियर कहा जाता है। इसको हम लोग तूतक कहते हैं, इस संरचना को। और यहां से ये जो संरचना 32 कोशिकीय से जो 64 कोशिकीय में संरचना बदलता है, इसको हम लोग कहते हैं कंदूक। ये ऊपर लिख रहे हैं, कंदूक कहा जाता है, ठीक है ना बाबू। और ये 128 कोशिकीय से 256 कोशिकीय में जब बदलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं तूतक। सॉरी, जरा सा गलती हो गया, ये यहाँ तूतक, इसको कोरक कहते हैं, सॉरी कोरक कहते हैं। और ये हमारा हो जाता है कंदूक, ठीक है ना बाबू। क्या होता है? कंदूक। और ये कंदूक संरचना आगे परिवर्तित होकर के क्या बदल जाता है? भ्रूण में। क्या बदल जाता है? भ्रूण में। आइए, भ्रूण आगे चल करके शिशु में परिवर्तित हो जाता है। आइए, शिशु लगभग 9 महीने तक गर्भ में रहता है, जो पहले महीना हृदय बनाता है, स्मरण बाबू, पहले महीने हृदय बनाता है, दूसरे महीने शरीर पर बाल उगना शुरू हो जाता है, तीसरे महीने जो है शरीर में जितना भी अंग तंत्र है वो विकास होने जाता है। वो सब पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में यहां से। तो कहने का मतलब है इस जायगोट से ये भ्रूण में परिवर्तन हुआ, जायगोट से भ्रूण में परिवर्तन हुआ, तो इसके भ्रूण में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जायगोट से भ्रूण बनने की क्रिया को ही हम लोग कहते हैं क्या चीज? भ्रूणोद्भव। क्या कहते हैं बाबू? भ्रूणोद्भव कहते हैं। अर्थात ये भ्रूणोद्भव क्या है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट एकदम जो है ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ, हर एक बार पूछ ही देता है अधिकतर।
इस बार तो नहीं पूछा था, लेकिन इससे पहले आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या कि भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं। तो एक लाइन का परिभाषा, ज्यादा रटना नहीं है, क्या कि जायगोट से, या युग्मनज भी लिख सकते हैं आप लोग, जायगोट से भ्रूण में परिवर्तित भ्रूण में परिवर्तित भ्रूण में परिवर्तित होने की संपूर्ण क्रियाविधि को, संपूर्ण क्रियाविधि को ही भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? भ्रूणोद्भव कहते हैं। बस ये छोटे से टॉपिक, छोटा सा एकदम परिभाषा, एकदम एक लाइन का परिभाषा, ज्यादा डीपली नहीं। क्या कि जायगोट से भ्रूण में परिवर्तित होने की संपूर्ण क्रियाविधि को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। बात खत्म, इतना सा बात समझना था। अब भ्रूणोद्भव के आधार पर, क्या बाबू? भ्रूणोद्भव के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। भ्रूणोद्भव के आधार पर जीव कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। भ्रूणोद्भव के आधार पर जीव का प्रकार, तो भ्रूणोद्भव के आधार पर जीव का दो प्रकार है। पहला को हम लोग बोलते हैं अंडप्रजनक, अंडप्रजनक, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं सजीव प्रजनक। भैया अंड प्रजनक क्या है और सजीव प्रजनक क्या है, इसको जरा सा देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है। क्या? वैसा जीव, क्या बाबू? वैसा जीव जो निषेचन के पश्चात, कुछ समय अवधि के पश्चात अंडे के रूप में जन्म देता है। क्या बाबू? अंडे के रूप में नए संतति का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग अंड प्रजनक कहते हैं। जितना भी पक्षी आप देख लीजिए सबके सब अंड प्रजनक है। जितना भी रेप्टिलिया जीव देख लीजिए सबके सब अंड प्रजनक है ना बाबू? ये सब हमारा अंड प्रजनक कहलाता है। और सजीव प्रजनक को देखिए, एक और आपका एग्जाम में हमेशा पूछ देता है, जरायुज। क्या बाबू? जरायुज क्या है? तो निषेचन के पश्चात, जायगोट से भ्रूण में परिवर्तित होने के पश्चात जो नए संतति के रूप में निर्माण होता है, शिशु के रूप में जन्म देता है, उसी को हम लोग कहते हैं सजीव प्रजनक। जैसे हमारा जितना भी जीव है, स्तनपायी जीव है, जितना भी स्तनपायी जीव है, मनुष्य हो गया, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। इससे भी निम्नलिखित में से कौन अंड प्रजनक जीव है? 4 गो ऑप्शन दे रखेगा। गाय दे रखेगा, आपको जो है तोता दे रखेगा, आपको जो है मगरमच्छ दे रखेगा, आपको जो है छिपकली दे रखेगा। तो इसमें से तीनों अंड प्रजनक है? नहीं है। गाय को छोड़ करके तीनों नहीं है जी। मगरमच्छ भी है, और आपका छिपकली भी है, और आपका जो है ये सांप भी है। ये तीनों के तीनों पक्षी भी है ना? कोई ऐसा पक्षी बताइए जो अंड प्रजनक नहीं है। याद रखिएगा नाम, चमगादड़। क्या बाबू? एक स्तनपायी जीव है, वो अंड प्रजनक नहीं, शिशु को जन्म देता है। ठीक है बाबू? तो ये अंड प्रजनक समझ में आ गया। इसका उदाहरण 3-4 गो याद रखिए। सभी पक्षी हो गए, सभी रेप्टिलिया हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये क्या बोल सकता है, ये जितने भी जीव हैं, घर में जो आपके छिपकली हो गया, छिपकली हो गया, ये 2 याद रखिए। और सजीव प्रजनक में मनुष्य हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, ये सब जितने भी जीव हैं वो हमारा क्या हो गया? सजीव प्रजनक हो गया। तो ये यहां तक हम लोगों ने आज कवर कर लिया। आज हम लोग का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों ने देखा, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम लोगों ने चर्चा कर लिया। ठीक है, इसके बाद
आज हम लोग यही समाप्त करते हैं क्लास के, लेकिन इसके बाद हम लोग कल फिर से देखेंगे, कल फिर से समझेंगे। पहले इस चीज को हम बढ़िया से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा सर हमको यहाँ नहीं समझ में आया, हम उसको फिर से कवर करेंगे। ठीक है बाबू, आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, आपका दिन शुभ हो।